आज के इस वीडियो का टॉपिक है IAS 36 इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 36 जो कि इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट पे डील करता है। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट्स होती क्या है। जब भी किसी फिक्स एसेट की रिकवरेबल अमाउंट में रिडक्शन आती है तो उसे इम्पेयरमेंट कहा जाता है। अब यहाँ पे बात हो रही है रिकवरेबल अमाउंट की। रिकवरेबल अमाउंट वो जो कि एसेट को बेचकर जितने पैसे आने थे, जितने पैसे रिकवर होने थे, उसे रिकवरेबल अमाउंट कहा जाता है। तो यहाँ पे एसेट की वैल्यू की बात नहीं हो रही, बल्कि एसेट की रिकवरेबल अमाउंट में रिडक्शन की बात हो रही है कि उसकी रिडक्शन को इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट्स कहा जाता है। जैसे कि लेट सपोज एक कंपनी है ABC कंपनी जो कि ग्लास मैन्युफैक्चर करती है। अब कंपनी को ग्लास मैन्युफैक्चर करने के लिए एक प्लांट चाहिए और कंपनी चाहती है कि वो अपने एग्जिस्टिंग प्लांट को सेल कर दे। अब उसके प्लांट की सेल से उसने एज्यूम किया था, एस्टिमेट किया था कि उसकी रिकवरेबल अमाउंट 100,000 रुपीज आएगी, लेकिन रिकवरेबल अमाउंट 100,000 नहीं बल्कि 90,000 रुपीज आ रही है। मार्केट में विजिट करने से ये पता चला है। तो यहाँ पे रिडक्शन हो रही है उसकी रिकवरेबल अमाउंट में। तो हम देखें तो 10,000 रुपीज की रिडक्शन हो रही है। तो जो 10,000 रुपीज रिडक्शन हो रही है रिकवरेबल अमाउंट में, इसे हम कहेंगे कि ये इम्पेयरमेंट ऑफ प्लांट है। अब IAS 36 में हमने इसी इम्पेयरमेंट ऑफ प्लांट्स में डील करना है, सॉरी इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट पे डील करना है। तो यहाँ पे अब IAS 36 किस किस चीज को कवर करता है कि सबसे पहले IAS 36 ने ये बताना है कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, उसके बाद स्कोप क्या है, मतलब कहाँ कहाँ पे IAS 36 अप्लाई होता है, किस किस एसेट पर। उसके बाद कुछ टर्म्स जो हैं वो स्टैंडर्ड खुद डिफाइन करते हैं, तो उनकी की डेफिनेशंस यहाँ पे आ जाएंगे IAS 36 की। साथ ही साथ फिर IAS 36 आइडेंटिफाई करेगा उन एसेट्स को जो कि इम्पेयर होते हैं। फिर इंडिकेशंस ऑफ इम्पेयरमेंट, मतलब क्या क्या ऐसे सिग्नल्स हो सकते हैं, ऐसे साइंस हो सकते हैं जिसकी वजह से पता चल जाए कि एसेट जो है वो इम्पेयर होगा। उसके बाद डिटरमिन करने हैं IAS 36 में कंपनीज ने रिकवरेबल अमाउंट, जिसको हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं, आगे मजीद में उसके बारे में बात करेंगे। फिर रिकॉग्निशन करनी है इम्पेयरमेंट लॉस की कि इम्पेयरमेंट लॉस को किस तरह से रिकॉग्नाइज किया जाता है। फिर साथ ही साथ इम्पेयरमेंट ऑफ गुडविल को डिस्कस करेंगे और फिर हमने लास्ट 2 पॉइंट्स को डिस्कस करना है जिनमें रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस और डिस्क्लोजर आता है। तो अब IAS 36 में हम 1 बाय 1 करके इन तमाम जो पॉइंट्स हैं इनको डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि IAS 36 क्या क्या गाइडलाइन प्रोवाइड करता है। तो सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि IAS 36 का ऑब्जेक्टिव क्या है। तो IAS 36 का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि IAS 36 ये कहता है कि इंश्योर किया जाए कि जो एसेट्स कंपनी रिकॉर्ड कर रही है, जो कैरी कर रही है अपनी बैलेंस शीट में, वो उन एसेट की जो वैल्यू है वो रिकवरेबल अमाउंट से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। रिकवरेबल अमाउंट को हम ऑलरेडी जान चुके हैं कि सेल करने के बाद जितने पैसे आते हैं उसे रिकवरेबल अमाउंट कहा जाता है, और IAS 36 के अंडर रिकवरेबल अमाउंट को डिफाइन किया गया है, जिसको आगे हम की डेफिनेशंस में पढ़ेंगे। उसके अलावा जो सेकेंड ऑब्जेक्टिव आता है IAS 36 का वो ये है कि कंपनी ये डिफाइन करे कि रिकवरेबल अमाउंट किस तरह से डिटरमिन की गई है। उसकी डिटर्मिनेशन को भी आगे हम जाकर उसमें सीखेंगे, उसकी की डेफिनेशन में कि उसको डिटर्मिनेशन किस तरह से की जाती है। तो यहाँ तक हमने देख लिया ऑब्जेक्टिव IAS 36 का। अब चलते हैं, ये जानते हैं कि कंपनी कहाँ कहाँ पे इस IAS 36 को अप्लाई कर सकती है और कहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकती। तो सबसे पहले स्कोप में ये देख लेते हैं कि IAS 36 कहाँ पर अप्लाई नहीं होता। तो IAS 36 अप्लाई टू ऑल एसेट। IAS 36 तमाम फिक्स एसेट्स पर अप्लाई होता है, एक्सेप्ट किस किस एसेट को छोड़कर, इन्वेंट्रीज को छोड़कर, जिसके लिए स्पेसिफिकली हमारे पास IAS 2 है, जिसको हम ऑलरेडी पीछे सीख चुके हैं वीडियोस में। तो ये जो है IAS 36 वो IAS 2 पर अप्लाई नहीं होता। IAS 2 के अंडर जो इन्वेंट्री आती है उसको IAS 36 कवर नहीं करता। उसके अलावा ऐसे एसेट्स
जो कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट के बदले में अराइज होते हैं उनको भी IAS 36 नहीं डील करता, बल्कि उनके लिए IAS 11 है। जिसमें लेट्स सपोज कि कोई बिल्डिंग बन रही है, कोई कंस्ट्रक्शन हो रही है बिल्डिंग की, तो अब ये बिल्डिंग जो है ये कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट की वजह से कंपनी के पास आई है, तो इस बिल्डिंग को कंपनी जो है वो नहीं यहाँ पर डील करेगी, बल्कि उसको IAS 11 में ट्रीट किया जाएगा। इसी तरह से डेफर्ड टैक्सेस जो होते हैं उनको भी कंपनी जो है वो IAS 12 में कंसीडर करती है, बल्कि उनको IAS 36 नहीं देखेगा। अब यहाँ पर उसके बाद जो आता है वो एसेट्स हैं जो कि एम्प्लॉय बेनिफिट देने की वजह से अराइज होते हैं। ऐसे एसेट्स जो कि एम्प्लॉयज को बेनिफिट देने की वजह से अराइज होते हों उनको IAS 19 डील करेगा, इन एसेट्स को IAS 36 में डील नहीं किया जाएगा। उसके बाद और भी बहुत सारे एसेट्स हैं जिनको नहीं ट्रीट किया जाएगा, जिस तरह से फाइनेंशियल एसेट्स हो गए, जो हमारे पास इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं वो तमाम IAS 39 में ट्रीट किए जाएंगे, उनको भी हम इस IAS में ट्रीट नहीं कर सकते। उसके बाद इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के जो एसेट्स होते हैं उनको, एग्रीकल्चर एसेट्स को और इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट से जो एसेट्स रिलेट करते हैं, ये जो तमाम एसेट्स हैं इनको कंपनी जो है इनको IAS 36 अपने स्कोप में नहीं लेता, मतलब इस तरह के एसेट्स को IAS 36 कवर नहीं करता। अब अगर बात की जाए कि IAS 36 किस किस एसेट को कवर करता है, तो उन एसेट्स में हमारे पास आते हैं लैंड, बिल्डिंग। अब हमने बिल्डिंग देखी थी वो जो कि कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट के बदले आई थी, वो यहाँ पर ट्रीट नहीं होगी, लेकिन अगर कंपनी के फिक्स एसेट्स में ऑलरेडी बिल्डिंग एग्जिस्ट कर रही है तो उसको IAS 33 के अंडर इम्पेयर कराया जाएगा। उसके बाद अगर कंपनी की कोई मशीनरी या इक्विपमेंट पड़ी हुई है, वो अगर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी जो कि कॉस्ट पर ली जा रही है, यहाँ पर हमने इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी देखी थी जो कि फेयर वैल्यू पर ली जा रही थी, तो उसको IAS 40 के अंदर ट्रीट करना है। लेकिन अगर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी कॉस्ट पर ली जा रही है तो उसको IAS 36 के अंडर ट्रीट किया जाएगा और IAS 36 के मुताबिक उसका ट्रीटमेंट किया जाएगा। साथ ही साथ जो इंटेंजिबल एसेट्स हैं, वो इंटेंजिबल एसेट्स वो जिनको कंपनी टच नहीं कर सकती, जो फिजिकली टचेबल नहीं होते, जिस तरह से गुडविल हो गई। तो ये जो इंटेंजिबल एसेट गुडविल, इंटेंजिबल एसेट्स अदर और जो गुडविल है, इसको भी IAS 36 के अंदर ट्रीट किया जाता है। तो यहाँ तक हम स्कोप देख चुके हैं कि कहाँ कहाँ पे IAS 36 अप्लाई होता है और कहाँ पे अप्लाई नहीं होता। तो अब हम जान लेते हैं कि IAS 36 के अंदर कौन कौन सी डेफिनेशंस कवर की जाती हैं। तो सबसे पहली जो डेफिनेशन आती है वो आती है इम्पेयरमेंट लॉस की। तो वो कैरिंग अमाउंट जो कि रिकवरेबल वैल्यू से बढ़ जाती है उसे कहा जाता है इम्पेयरमेंट लॉस। जैसा लेट्स सपोज एक कंपनी है XYZ कंपनी, उसका एक प्लांट है जिसकी कैरिंग वैल्यू, मतलब जिस वैल्यू से वो अपनी बुक्स में रिकॉर्ड है, वो है 1,50,000 रुपीज। लेकिन जितनी अमाउंट रिकवरेबल होगी, मतलब जितनी अमाउंट इस प्लांट को सेल करके मार्केट से कमाई जा सकती है, लेट्स सपोज वो 1,20,000 रुपीज की है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो कैरिंग अमाउंट है वो ज्यादा है और रिकवरेबल अमाउंट जो है वो कम है। तो कैरिंग अमाउंट जितनी रिकवरेबल अमाउंट से ज्यादा होगी, मतलब इन दोनों के दरमियान में जो डिफरेंस होगा उस डिफरेंस को हम कहेंगे इम्पेयरमेंट लॉस। जिसमें यहाँ पे इन दोनों के दरमियान में 30,000 रुपीज का डिफरेंस है, 30,000 रुपीज कैरिंग अमाउंट ज्यादा है रिकवरेबल अमाउंट से, तो 30,000 रुपीज कंपनी का इम्पेयरमेंट लॉस होगा IAS 36 के मुताबिक। अब सेकंड जो टर्म है वो आती है कैरिंग अमाउंट की, जिसको हमने यहाँ पर भी पढ़ा है कि कैरिंग अमाउंट जो है वो ज्यादा होगी अगर रिकवरेबल अमाउंट से, तो इम्पेयरमेंट लॉस होगा। तो अब ये जान लेते हैं कि ये कैरिंग अमाउंट होती क्या है। वो अमाउंट जिससे एसेट को बैलेंस शीट में रिकॉग्नाइज किया जाता है, मतलब जितने अमाउंट से एसेट जो है वो बैलेंस शीट में रिकॉर्ड हुआ होता है IAS 36 के मुताबिक, उस अमाउंट को कंपनी कैरिंग अमाउंट कहेगी। जिसमें यहाँ ऊपर हमने बात की थी कि XYZ का जो प्लांट है वो बैलेंस शीट में 150,000 रुपीज से ऑलरेडी रिकॉर्डेड है, तो यहाँ पर कैरिंग अमाउंट कितनी हो जाएगी 1,50,000 रुपीज, जिस अमाउंट से बैलेंस शीट में एसेट ऑलरेडी रिकॉग्नाइज है वो अमाउंट। तो अब हम चलते हैं थर्ड टर्म की तरफ जो कि IAS 36 ने खुद डिफाइन की है। तो रिकवरेबल अमाउंट जैसे कि हम जानते हैं कि वो अमाउंट होती है जो कि एसेट को
बेचकर कंपनी रिकवर कर सकती है। लेकिन IAS 36 जिस तरह से रिकवरेबल अमाउंट को कैलकुलेट करता है और जिस तरह से डिफाइन करता है, वो कहता है हायर ऑफ एसेट्स फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल या वैल्यू इन यूज। इन दोनों अमाउंट्स में से जोन सी भी अमाउंट जो है वो ज्यादा होगी उसे कंपनी रिकवरेबल अमाउंट कंसीडर करेगी IAS 36 के अंडर। तो यहाँ पे हम देखें तो सबसे पहले तो हमें ये जानना जरूरी होगा कि एसेट की फेयर वैल्यू क्या होती है, उसमें से कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल। कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल क्या होती है कि एसेट को सेल करने पर जितना एक्सपेंस आता है उसे कहा जाता है कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल। तो यहाँ पे सबसे पहले हम जानेंगे कि फेयर वैल्यू क्या है, उसके बाद हम जानेंगे कि वैल्यू इन यूज क्या है, और फिर इन दोनों अमाउंट में से जोन सी अमाउंट हायर होगी उसको कह देंगे कि ये रिकवरेबल अमाउंट है, क्योंकि IAS 36 यही गाइडलाइन देता है कि हायर ऑफ फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल या वैल्यू इन यूज जो है वो हमारे पास रिकवरेबल अमाउंट होगी। तो सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि फेयर वैल्यू क्या होती है। फेयर वैल्यू बेसिकली वो अमाउंट होती है या वो प्राइस होती है जो कि कंपनी रिसीव करती है एसेट को सेल करने पर। मतलब अगर मार्केट में एसेट सेल किया जाए तो उसको सेल करने पर जितने पैसे कंपनी को मिलते हैं उस अमाउंट को कहा जाता है फेयर वैल्यू। जिस तरह लेट्स सपोज हम यहाँ पर बात करें तो XYZ जो कंपनी है, हम एज्यूम कर लेते हैं कि उसका जो प्लांट है उसका हमने एस्टिमेट जो लगवाया है वो लगवाया है कि उसकी फेयर वैल्यू जो मार्केट में इसी तरह के प्लांट्स चल रहे हैं उनकी जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 1,70,000 रुपीज। तो ये 1,70,000 रुपीज जो कि कंपनी अपने प्लांट को सेल करके रिसीव कर सकती है, इसे फेयर वैल्यू कहा जाता है। इसी तरह जो दूसरी वैल्यू है वो हमारे पास आती है वैल्यू इन यूज। तो वैल्यू इन यूज क्या होती है? वैल्यू इन यूज बेसिकली प्रेजेंट वैल्यू होती है उन तमाम फ्यूचर कैश फ्लोज की जो कि कंपनी एसेट्स के थ्रू डिराइव कर सकती है। इन कैश फ्लोज में तमाम एसेट्स से रिसीव होने वाली तमाम इनकम और उससे रिलेटेड तमाम एक्सपेंसेस जो हैं वो कंसीडर किए जाते हैं। और प्रेजेंट वैल्यू के जितनी भी इनकम या एक्सपेंसेस कंपनी ने फ्यूचर में रिसीव करने हैं अपने एसेट से रिलेटेड, उन तमाम की आज के दिन पे क्या वैल्यू है उसे कहा जाता है प्रेजेंट वैल्यू। अब यहाँ पे जिस हम एज्यूम कर लेते हैं कि जो वैल्यू इन यूज आ रही है प्रेजेंट वैल्यू निकाल के तमाम कैश फ्लो की, वो आ रही है ₹200,000। तो अब अगर हम यहाँ पे देखें तो रिकवरेबल अमाउंट कौन सी हो जाएगी? रिकवरेबल अमाउंट के लिए कहा जाता है कि हायर ऑफ फेयर वैल्यू और वैल्यू इन यूज। तो अगर यहाँ पे कहा जाए कि IAS 36 के मुताबिक रिकवरेबल अमाउंट बताएं तो वो हो जाएगी ₹200,000, क्योंकि प्लांट जो है वो इतने पैसे प्लांट के हैं वैल्यू इन यूज। तो वैल्यू इन यूज ज्यादा है, तो वैल्यू इन यूज अगर हायर है तो उसको हम कंसीडर कर देंगे कि ये जो है वो प्लांट के लिए रिकवरेबल अमाउंट है IAS 36 के अंडर। अब यहाँ तक हम जान चुके हैं कि IAS 36 कौन कौन से टर्म्स को डिफाइन करता है। अब हम ये देख लेते हैं कि कंपनी किस तरह से आइडेंटिफाई करेगी कि उसके एसेट ने इम्पेयर होना है। तो कंपनी के पास ये 3 जो है पॉइंट्स जिनके थ्रू कंपनी ये देख सकती है कि उसके एसेट ने इम्पेयर होना है, जिनमें जो सबसे पहला है वो है इंटेंजिबल एसेट विद इनडेफिनेट यूजफुल लाइफ। जो इंटेंजिबल एसेट, ऐसा एसेट जिसको कंपनी टच ना कर सके, जिसको कोई पर्सन टच ना कर सके, जो फिजिकली एग्जिस्ट ना करता हो, उसे इंटेंजिबल एसेट कहा जाता है। तो इंटेंजिबल एसेट जिसकी इनडेफिनेट यूजफुल लाइफ है, मतलब हम डिफाइन नहीं कर सकते कि उसकी यूजफुल लाइफ कितनी है, उस तरह के इंटेंजिबल एसेट को कहा जाएगा कि वो इम्पेयर हो सकता है। उसके बाद वो इंटेंजिबल एसेट जो अभी अवेलेबल ही नहीं है कि जिसको इस्तेमाल किया जा सके, उस एसेट को भी कहा जाएगा IAS 36 के अंदर कि वो एसेट जो है वो इम्पेयर हो सकता है। उसके अलावा जो कोई बिजनेस ने किसी दूसरे बिजनेस को एक्वायर किया है और उसके पास एक्वायर्ड गुडविल है, तो कंपनी कह सकती है कि इस तरह के बिजनेस कॉम्बिनेशन में भी जो गुडविल है उसको वो इम्पेयर हो सकती है IAS 36 के अंडर। तो IAS 36 के अंदर इन 3 पॉइंट्स पर गुडविल के एसेट को कहा जा सकता है, किसी भी एसेट को कहा जा सकता है कि वो इम्पेयर हो सकता है।
तो यहाँ तक इस वीडियो में हमने जान लिया कि कंपनी IAS 36 के अंदर अपने एसेट को किस तरह से डिफाइन करेगी कि वो इम्पेयर हो सकता है। हमने कुछ की डेफिनेशंस देखी जो कि IAS 36 कवर करता है, साथ ही साथ हमने IAS 36 के स्कोप और ऑब्जेक्टिव को देख लिया। रिमेनिंग जो गाइडलाइन IAS 36 इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट से रिलेटेड हमें देखती है, उसको हम अगली वीडियोस में कवर करेंगे।